हाँ भैया, क्या चल रहा था अपना कैपेसिटर में? कैपेसिटर में इफेक्ट ऑफ मीडियम बता दिया था मैंने कि अगर मान लो मीडियम आ जाए कहां पे, दोनों प्लेट्स के बीच में T1 थिकनेस, T2 थिकनेस और T3, तो मैंने बताया था आपको रिजल्ट एक याद है क्या? अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि मान लो जो कैपेसिटर है अपना, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, डिस्टेंस डी, एरिया, प्लेट एरिया कितना मान के चले अपन, ए, तो इसकी कैपेसिटेंस वैक्यूम में कितनी होगी? सी नोट की वैल्यू बताओ कितनी होगी? एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। फिर अगर इस पूरे में ही एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के लेकर आ जाए अपन, पूरे में मतलब कंप्लीटली, ठीक है, डिस्टेंस वही रखें कितना, डी, तो अब इसका जो कैपेसिटेंस होगा सी, उसका रिजल्ट क्या होगा बताओ? सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी इंटू के। ये रिजल्ट कहां से आएगा? आप चाहो तो वो वाला पार्ट लगा सकते हो, डी माइनस टी प्लस टी बाई के, डी माइनस समेसन ऑफ टी, ऐसा मान के चलो T1 T2 और T3 थिकनेस मिलके सब मिलके क्या बन गई? डी, तो डी माइनस डी, डी माइनस डी तो जीरो हो गया, अब बचा क्या? टी बाई के। अब टी जो है वो खुद डी है, इस बार टी कितना है? डी। भाई इस बार टी थिकनेस का मीडियम नहीं आया, पूरे डी थिकनेस के आ गया, डी थिकनेस मतलब पूरा कंप्लीट डिस्टेंस डी। तो जो फॉर्मूला हमने लिखा था एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी माइनस टी प्लस टी बाई के, उसमें टी को आपको डी लिखना है, तो डी माइनस डी जीरो हो जाएगा, और डी बाई के, तो डी बाई के कहां चले जाएगा? ऊपर, तो ये कैपेसिटेंस हो जाएगी। और एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी किसमें होती है? वैक्यूम में। तो आप ऐसा याद रख सकते हो कि मीडियम में जो कैपेसिटेंस होती है वो वैक्यूम की कितने टाइम हो जाती है? के टाइम हो जाती है। मीडियम आने पे कैपेसिटेंस कितने टाइम हो जाती है? के टाइम्स हो जाती है। छापिए। हो गया? अभी आगे बढ़े। अब इसमें भी कुछ केस आते, किस टाइप से देखिए। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसका डिस्टेंस कितना हो गया? डी। अब इसका कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी तो तब होगा जब इसके बीच में क्या हो? क्या हो? वैक्यूम हो या एयर हो। लेकिन मान लो हम मीडियम लेके आ गए, एक ऐसा मीडियम जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है, और वो इस कैपेसिटर में कितनी थिकनेस में रखा हुआ है? T1 में। फिर एक और मीडियम जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 है, और जो T2 थिकनेस में रखा हुआ है। तीसरा मीडियम फिर यहां पे जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है? K3, और उसका थिकनेस कितना है? अब मान लो मुझे इस कैपेसिटर का क्या बताना है? कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस आप लोग जानते हो कितने टाइम हो जाता है? के टाइम हो जाता है। कितने टाइम हो जाता है? लेकिन के कौन सा रखें? K1 रखें, K2 रखें कि K3 रखें? यहां पे क्वेश्चन आता है के इक्विवेलेंट। क्या क्वेश्चन आता है?
कि आपको के इक्विवेलेंट निकालना है। के इक्विवेलेंट मतलब K1 K2 और K3 हटा के, K1 K2 और K3 हटा के आपको इस कैपेसिटर के अंदर एक ही मीडियम मानना है। भाई यहां से न्यूमेरिकल अगर आया किस पे, कैपेसिटेंस पे, तो उसका एक डायरेक्ट तरीका बता दूंगा मैं, लेकिन क्वेश्चन में यही पूछ लिया सीधे कि के इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी है, तो फिर उसके लिए जो रिजल्ट बता रहा हूं वो याद रखना पड़ता है। समझ में आया क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? तीन मीडियम है, कौन कौन से? K1 K2 और K3, उनको हटा के एक सिंगल मीडियम बनाना है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना हो, ना K1 हो, ना K2 हो, ना K3 हो, उनका एक इक्विवेलेंट वैल्यू हो। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं? जब मीडियम प्लेट्स के पैरेलली फिल किया जाता है तो इनको तीन कैपेसिटर मानेंगे अपन, C1 C2 C3। इनको क्या मानना है? तीनों को एक एक कैपेसिटर मान लो, और ये सीरीज कॉम्बिनेशन माना जाता है। कौन सा कॉम्बिनेशन माना जाएगा? मतलब इनको पहले तो तीन कैपेसिटर मानना है, इसको एक कैपेसिटर मानना है C1, इसको क्या मानोगे C2, और ये C1 C2 C3 सीरीज में जुड़े हुए हैं। तो चलो सबसे पहले C1 का वैल्यू बताओ, C1 कितना होगा? कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, और अगर मीडियम है तो K का मल्टीप्लाई करना होता है। तो बताओ क्या लिखूंगा मैं? एप्सिलॉन नॉट A बाई T1 इंटू K1। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन? C1 कैसे लिखा मैंने? सिंपल सा फॉर्मूला, एप्सिलॉन नॉट A बाई डी इंटू के। अब जो जिसको आपने C1 माना है उस कैपेसिटर की जो डिस्टेंस है वो तो T1 है ना? तो ऐसे ही अगर आप C2 लिखने जाओगे तो क्या लिखोगे बताओ? एप्सिलॉन नॉट A बाई, बोलो, T2 K2। और ऐसे ही C3 को क्या लिखोगे बोलो? एप्सिलॉन नॉट A, और ये तीनों किस में है? सीरीज में। अब इनका सीरीज कॉम्बिनेशन लगा दो, और इनका सीरीज कॉम्बिनेशन कैसे रहेगा बताओ? 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस, वैल्यू रख दो। अब इक्विवेलेंट C, इसकी कैपेसिटेंस को क्या लिखेंगे? इस कैपेसिटेंस को बताओ क्या लिखूंगा? C इक्वल टू, ये इक्विवेलेंट C है, इसको क्या लिखोगे? एप्सिलॉन नॉट A बाई T1 प्लस T2 प्लस T3। भाई इसमें तो टोटल डिस्टेंस आ गया ना, डी, डी भी लिख सकते हो आप चाहो तो, इनटू के इक्विवेलेंट एप्सिलॉन नॉट A बाई डी इंटू के। इसका टोटल डिस्टेंस कितना है? T1 प्लस T2 प्लस T3, तो टोटल डिस्टेंस T1 प्लस T2 प्लस T3, और इसका K कितना है? K इक्विवेलेंट। तो ये इक्विवेलेंट की जगह पे आपको ये लिखना पड़ेगा, क्या लिखोगे बोलो? C इक्विवेलेंट को क्या लिखोगे? अरे ये C इक्विवेलेंट, ये वैल्यू बताओ क्या लिखोगे? T1 प्लस प्लस T3, ये आप चाहो तो इसको D लिख सकते हो, डिवाइडेड बाय, बोलो, एप्सिलॉन नॉट A इंटू के इक्विवेलेंट। और C1 को क्या लिखोगे? ये रहा C1, तो इधर बच जाएगा ये T1 बाई एप्सिलॉन नॉट A, और ये T2 बाई एप्सिलॉन नॉट A K2, और ये T3 बाई। कोई कंफ्यूजन किसी को? कुछ कॉमन दिखा आपको? जो चीजें कैंसिल हो सकती है, एप्सिलॉन नॉट A सब में से कैंसिल हो गया, तो बताओ क्या बचा? T1 प्लस T2 प्लस T3, उसको लिखूंगा मैं समेशन ऑफ T डिवाइडेड बाई के इक्विवेलेंट इक्वल टू T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2 प्लस T3 बाई K3 बचा था उधर, तो उसको ऐसा लिख दूं मैं, समेशन ऑफ T बाई K, T1 बाई K1, T2 बाई K2, T3 बाई K3। तो K इक्विवेलेंट की वैल्यू अपनी क्या आ गई बताओ? ये इधर समेशन ऑफ T डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ T बाई समेशन T से समेशन T काट मत देना, K इक्विवेलेंट इक्वल टू K लिख दिया, पता चला। समझ में आ रहा है क्या? तो ये किसका फॉर्मूला हो गया? K इक्विवेलेंट का। ठीक है, अगर K इक्विवेलेंट पूछा जाए तो, और कैपेसिटेंस पूछी जाएगी तो एप्सिलॉन नॉट A बाई डी इंटू दिस, छापिए।
सच करंट के टेस्ट है ना, पेपर सेट करना है। हम्म। हम्म। ऐसे पैरेलल प्लेट के पैरेलल मीडियम अगर फील हुआ तो सीरीज, और अगर प्लेट के परपेंडिकुलर मीडियम रखेंगे तो पैरेलल कॉम्बिनेशन। दो ही तो पॉसिबिलिटी होती है। अभी मैं बता रहा हूं अगला भी। ये हो गया क्या? ये लिख लिया आप लोगों ने? ये भी लिख लीजिए फाइनली। ये छाप लें सिग्मा टी बाई सिग्मा टी। अब दूसरे केस पे आते हैं कि मीडियम जो है इसमें K1 मीडियम लेकर आए, इसमें लाए K2, यहां कैसा मीडियम है K3। इसने प्लेट का जो एरिया कवर किया है वो A1, इसने जो एरिया कवर किया वो A2, और इसका A3। इस बार मीडियम ऐसे प्लेट के पैरेलल नहीं, प्लेट के परपेंडिकुलर रखे हैं। तो इस बार डिस्टेंस सबके लिए सेम आएगा, कितना जो रहेगा D। लेकिन इस बार एरिया A1 A2 A3 हो जाएगा। इनको तीन कैपेसिटर मानना पड़ेगा वापस से, C1 C2 और C3। और इन तीनों की कैपेसिटेंस लिखते हैं। चलो C1 बताओ कितना होना चाहिए आपके हिसाब से? एप्सिलॉन नॉट A1 बाई D इंटू K1। एप्सिलॉन नॉट A बाई D इंटू K होता है मीडियम रहे तब। बताओ C2 का वैल्यू बोलो जल्दी। एप्सिलॉन नॉट A2 K2 बाई, और C3 बोलो एप्सिलॉन नॉट A3 K3 बाई, और C इक्विवेलेंट बोलो एप्सिलॉन नॉट A1 प्लस A2 प्लस A3। या A लिख दें क्या सीधे ओनली? चलेगा। एप्सिलॉन नॉट A बाई D इंटू K इक्विवेलेंट। और जब भी ऐसे अरेंजमेंट हो तो इसको कौन सा कॉम्बिनेशन मानना है? पैरेलल कॉम्बिनेशन। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में डायरेक्ट जुड़ जाते हैं, मतलब जो C इक्विवेलेंट होगी वो कैसे निकलेगी? C1 प्लस C2 प्लस C3। और भी मीडियम हो तो चलेगा। बताओ क्या लिखेंगे? एप्सिलॉन नॉट A बाई D इंटू K इक्विवेलेंट एप्सिलॉन नॉट A1 K1 बाई D प्लस बोलो एप्सिलॉन नॉट A2 K2 बाई D प्लस एप्सिलॉन नॉट A3 K3 बाई, क्या कॉमन क्या कैंसिल होते दिख रहा है? एप्सिलॉन नॉट बाई D कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली K इक्विवेलेंट इक्वल टू बताओ K1 A1 प्लस K2 A2 प्लस K3 A3 डिवाइडेड बाई, ये टोटल एरिया जो अपना आएगा वो कितना आ जाएगा? A1 प्लस, है ना? या फिर इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या? समेशन ऑफ के ए डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ ए। एक इसका फॉर्मूला हो गया के इक्विवेलेंट का, जब ये मीडियम कुछ इस तरीके से फील किए जाए। छापिए।
बढ़े आगे। जल्दी लिखिए थोड़ा। हो गया। ये नोट्स में मत लिखना, क्वेश्चंस बताता हूं किस तरीके से पूछे जाते हैं। ऐसा बोल देंगे कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, दोनों प्लेट्स के बीच में सेपरेशन क्या है, डी, और 3 इक्वल पार्ट्स, मतलब डी बाई थ्री और डी बाई थ्री में 3 मीडियम है, एक में के है, एक में 2K है और एक में 4K है। इस तरीके से कुछ मीडियम्स हैं, ठीक है। मतलब डी बाई थ्री डिस्टेंस में K है, फिर अगले डी बाई थ्री डिस्टेंस में 2K है, फिर नेक्स्ट डी बाई थ्री में कितना है, 4K। तो इस अरेंजमेंट का कैपेसिटेंस कितना होगा, इसका कैपेसिटेंस निकालने के 2 तरीके सिखा रहा हूं। पहला तरीका, मैं K इक्विवेलेंट निकालूंगा। क्या बताया था इस कंडीशन में K इक्विवेलेंट का फॉर्मूला मैंने, समेशन ऑफ T डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ T बाई K। अब समेशन ऑफ T मतलब सारे थिकनेस जोड़ना है, डी बाई थ्री डी बन जाएगा, है ना। अब क्या करना है अगला, T बाई K। तो बताओ T बाई K मतलब T1/K1, T2/K2, T3/T1 कितना है, D/3, और उसका K कितना है, K। T2 कितना है, D/3 और उसका K 2K है, तो ठीक है, और वो है D/3 और उसका 4K है। तो यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन, क्या किया, T1/K1, T2/K2, T3/K3, D कॉमन आके कैंसल, और भी कुछ कॉमन दिखा, 1/3K, 1/3K कॉमन दिख रहा सब में से, 1/3K कॉमन आएगा, 3K कहां चले जाएगा, ऊपर। 1/3K कॉमन निकाल लिया तो यहां तो कुछ नहीं बचा, 1/1 प्लस 1/2 1/, ठीक है। तो बताओ 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4, तो 3K, एलसीएम ले लो क्या, 4, तो क्या आएगा, 4 प्लस 2 प्लस 1, 4 3 जा 12K/7, 12K/, मतलब इसका जो इक्विवेलेंट K निकला वो कितना निकला, 12K/7। अब क्या करना है, कैपेसिटेंस लिखना है, तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला बोलो, एप्सिलॉन नॉट A बाई डी इंटू K, और K कौन सा रखेंगे, ना ही K1 ना ही K2 ना ही K3, कौन सा K रखेंगे, K इक्विवेलेंट। तो बताओ क्या लिखेंगे, 12K/, तो फाइनली आंसर हो गया 12/7 एप्सिलॉन नॉट AK/D। ये किसका आंसर हो गया, पहला तरीका। दूसरा तरीका, इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का सेकंड अप्रोच, जो मुझे अच्छा लगता है, मतलब मुझे ये अच्छा लगता है। हालांकि दोनों में सेम कैलकुलेशन, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा डिफरेंस है दोनों के कैलकुलेशन में, पता नहीं कि मुझे ये अच्छा लगता है। फिर भी देखिए फॉर्मूला क्या है,
मैं सीधे चलता हूं कि कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, मतलब कैपेसिटेंस, भाई पहले कैपेसिटेंस इसकी एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी तो होगी कब, जब मीडियम नहीं था तब, जब मीडियम नहीं था तब कैपेसिटेंस कितनी थी, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, मतलब मैं ऐसा मान लू पहले कैपेसिटेंस कितनी थी सी, सी जिसका वैल्यू कितना है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। अब किया क्या, उसके तीन टुकड़े कर दिए, डी बाई थ्री, और जब डिस्टेंस 1/3 होती है तो कैपेसिटेंस ट्रिपल हो जाती है, जब डिस्टेंस 1/3 होती है तो कैपेसिटेंस, ये समझ में आया कितने लोगों को, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, डी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डी के, तो मैं पहले कैपेसिटेंस अगर सी मान रहा था तो इसकी कैपेसिटेंस हो जाएगी 3C, ये भी 3C और ये भी, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस 1/3 किया तो मैं 3C और 3C लिख लूंगा। फिर उसके बाद एक और चीज की गई, यहां पे मीडियम लेके आ गए के, तो बोले हो जाएगी 3C के, क्यों, क्योंकि मीडियम आने पे कैपेसिटेंस के टाइम हो जाती है। फिर यहाँ पे मीडियम लाए कौन सा 2K था ना, तो यहाँ 2K का मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा कितना 6C के, और यहां भी एक मीडियम लेके आया कितना 4K, मतलब ये हो जाएगा 12C के। अब मेरे पास तीन कैपेसिटर है जिनकी कैपेसिटेंस क्या है 3C के, 6C के और 12C के, तो C के तो सब में कॉमन है, मतलब मुझे 3, 6 और 12 का पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालना है, तो 6, 3, 2 होता है, अरे 6 और 3 का तो क्या आ जाएगा, इन दोनों का हो जाएगा 2C के। अब 2C के और 12C के का मुझे पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालना है, 12 को 2 से डिवाइड करो 6, एक जोड़ो 7, 12/7 C के, 12/7 C के, तो बताओ क्या हो गया 12/7 C क्या था एप्सिलॉन नॉट ए बाय, सेम आंसर, जो आपको अच्छा लगे। हाँ जी, सेकंड अप्रोच बेटर है या फर्स्ट, जो अच्छा लगे वो यूज कर सकता हूं। छापिए पहले, बेसिक तो यही है, बुक्स में डाला था। अच्छा, डिफरेंस क्या है दोनों तरीकों में, इसमें के इक्विवेलेंट निकाल के फिर मल्टीप्लाई किया जा रहा है, पहले मैं सी इक्विवेलेंट निकाल के फिर के इक्विवेलेंट निकालूंगा लास्ट में। दूसरे वाले तरीके में मैं के इक्विवेलेंट सोच ही नहीं रहा हूं क्या आएगा, अगर के इक्विवेलेंट भी पूछा जाए तो मैं एकदम लास्ट से सोचता हूं, फिर 12/7 के फाइनल आंसर आता है। हो गया अभी, ऐसा ही मैं वहां भी करते हैं हम, वहां पे एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, मान लो एरिया जैसे 1/3 किया
तो C/3 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 कर लेता हूं तीनों को, फिर मल्टीप्लाई किया k का तो k C/3 k, फिर 2k का किया तो C/3 इंटू 2k, फिर 4k का किया तो C/3 इंटू 4k, और सबका पैरेलल कॉम्बिनेशन मतलब सबको जोड़ लेता हूं, आंसर खत्म। दूसरा वाला तरीका ज्यादा बेटर है अगर आप उस पर चल पाए तो, ये तो बेसिक ऑप्शंस तो हैं। हटाऊं मैं ये, क्या क्या किया समझ में आया इसमें? 3c 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 लिखा, k 2k 4k का मल्टीप्लाई किया और सीरीज कॉम्बिनेशन लगा दिया। और ये इजीली सोल्व भी हो गया, 6 3 2 हो गया, और 12 और 2 7 हवा में हो जाएगा, 12/7। 6 3 2 2 12 12/7। ये पहले 12 और 6 का निकाल लेते तो कितना आता? 4, फिर 4 और 3 का प्रोडक्ट बाय सम, 4 3 12, 4 + 3 7, 12/7। कुछ भी कर लो, एक ही बात है। अभी आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप कैसे सॉल्व करते हैं। इंपोर्टेंट है सॉल्व कर पाना, ठीक है, कैसे भी कीजिए, गोला सही भर के आना है बस। बढ़े आगे। कर लोगे, इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे अब तो। बड़े क्या आ गए? देखिए नेक्स्ट वैरायटी पे आता हूं मैं। अभी मीडियम ही चल रहा ना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट ये मीडियम वाला रहता है इसमें, पीपीसी में। भाई ये डिस्टेंस दी है, कल हमारा डिस्कशन हुआ था कि अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के आ जाता है बीच में टी थिकनेस का, तो कैपेसिटेंस हो जाती है एप्सिलॉन नॉट A/d, एप्सिलॉन नॉट A d - t + t/k, ऐसा कुछ रिजल्ट था। और हमने ये देखा था कि यहां फील्ड E रहेगा, यहां फील्ड E रहेगा, लेकिन यहां पे E/k हो जाएगा। मतलब जितनी जितनी जगह में मीडियम है वहां पे फील्ड का वैल्यू कम हो जाता है। अच्छा एक बात बताओ, किसी जगह पे फील्ड है 20 न्यूटन पर कूलम, किसी जगह पे फील्ड है कितनी? 20 न्यूटन पर कूलम। ये कम कैसे हो सकती है? दो तरीके हैं इसको कम करने के, या तो जिस चार्ज से ये फील्ड प्रोड्यूस हो रही है वो चार्ज कम कर दो, ठीक है। ये दूसरा तरीका क्या है? एक और नया चार्ज लेके आओ, नई फील्ड बनाओ जो इस फील्ड के ऑपोजिट हो। लाइक आपने एक नई फील्ड, नया चार्ज लाया जिससे आपने एक नई फील्ड प्रोड्यूस की 5 न्यूटन पर कूलम, और इसके ऑपोजिट लगा दी। अब इसके ऑपोजिट लगा दी तो 20 में से 5 माइनस होके अब ये 20 नहीं बची, कितनी हो गई? 15। कितनी हो गई है? 15। तो आपको क्या लगता है कि मीडियम आने पे, प्लेट्स के बीच में जो मीडियम आया है यहाँ पे, ये जितनी जगह में मीडियम है वहां पे फील्ड क्या हुआ है? कम हुआ। कैसे कम हुआ होगा? हमने कैपेसिटर पे से चार्ज हटा दिया, या कोई नया फील्ड आया है? कोई नया फील्ड आया है डेफिनेटली, तभी ऐसा हो सकता है। अब देखिए उस नए फील्ड का कॉन्सेप्ट बताता हूं। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इस पे कैसा होता है? होता क्या है एक्चुअल में कि प्लस से माइनस की तरफ एक फील्ड होती है अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन सी? एक्चुअल इलेक्ट्रिक फील्ड जो अपना ई है। अब होता क्या, प्लस के सामने ये जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब आप लाते हो ना, इस पे माइनस चार्ज इंड्यूस हो जाता है। कैसा इंड्यूस हो जाता है? और माइनस के सामने इस पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाता है। इस इंडक्शन की वजह से स्लैब के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती है, आई इंड्यूस्ड। कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती है? प्लस से माइनस की तरफ ई इंड्यूस्ड। क्या बोल रहा हूं? ई इंड्यूस्ड। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती है किसके अंदर? स्लैब के अंदर। किधर से किधर? प्लस से। तो अब स्लैब के लेफ्ट में मैं जाऊं, मतलब जहां पे वैक्यूम है वहां पे एक ही फील्ड है, कौन सा?
ई जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्लेट्स ने जो प्रोड्यूस किया वो फील्ड है वहां पे कितना ई, मतलब पहले वैक्यूम में फील्ड कितना है ई, जैसे ही स्लैब के अंदर घुसा वहां दो फील्ड है ई और ई इंड्यूस्ड, वहां दो फील्ड है कौन कौन सी, एक तो ई है जो प्लेट ने प्रोड्यूस किया और एक ये वही कॉन्सेप्ट है 20 प्लेट का है और 5 इंड्यूस हो गया तो 15 हो गए या कम, इसीलिए कम दिखता है यहाँ पे। फील्ड कम होने का रीजन क्या है, क्योंकि एक नया फील्ड इंड्यूस होता है स्लैब के ऊपर। क्लियर है क्या, जैसे ही स्लैब को क्रॉस करके वापस वैक्यूम में पहुंचा इंड्यूस्ड हट गया, वापस कौन आ गया ओनली ई। तो यहां है लाइक जैसे मान लो इंड्यूस्ड का वैल्यू कितना है 5 और आपकी जो एक्चुअल फील्ड है प्लेट की वजह से जो आ रही है वो कितनी है 20, तो वैक्यूम में फील्ड कितनी रहेगी 20, जैसे स्लैब के अंदर घुसूंगा 15। ये 15 होने का रीजन क्या है 5 माइनस हो गया ना, स्लैब के अंदर 15 रहेगी, स्लैब के जैसे बाहर निकलूंगा वापस से 20। आया नहीं आया समझ में, तो जितनी जगह में वो मीडियम है जितनी जगह में वो स्लैब है वहां फील्ड कम होने का रीजन क्या है, क्योंकि वहां पे एक नया फील्ड है, ठीक है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बात यह आती है कि एक्चुअल आपका फील्ड कितना था ई, मतलब अगर मीडियम नहीं होता तो वहां पे फील्ड का वैल्यू कितना हो जाता आपका ई था ना, हाँ या ना, उसमें से इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के माइनस हो जाने से वहां फील्ड अब ई नहीं बचा, पहले फील्ड कितना था ई, उसमें से कम हो गया, कितना कम हो गया, जो इंड्यूस्ड फील्ड है वो माइनस होगा और माइनस हो जाने के बाद में फील्ड ई नहीं बचता, कितना बचता है ई बाई के हो जाता है। हम क्या बोलते हैं फील्ड कितना हो जाता है ई बाई के हो जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि स्लैब के अंदर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, मतलब ये निकालना है, तो ये उधर भेजो उसको इधर लाओ, तो बताओ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्ट क्या हो जाएगा ई माइनस ई बाई के, ई कॉमन ले लो 1 माइनस 1 बाई के, ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्ट है। लेकिन आप लोग पहले ई का वैल्यू भी तो रख सकते हैं हम, तो बताओ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्ट बोलो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस 1 बाई, दोनों ही ऑप्शन है, ये क्या हो गया अपनी इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसे ही आपसे इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी भी पूछा जाता है, क्या पूछते हैं, तो इसको लिखेंगे सिग्मा इंड्यूस्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, इसको क्या लिखेंगे सिग्मा इंड्यूस्ड बाय, मतलब ये जो स्लेब है इसके ऊपर कितनी चार्ज डेंसिटी इंड्यूस हुई, स्लेब के ऊपर इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी का वैल्यू क्या है, तो इसको लिखेंगे सिग्मा इंड्यूस्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो बताओ क्या बचेगा फॉर्मूला बताओ। ऐसे ही सिग्मा इंड्यूस्ड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सिग्मा इंड्यूस्ड इज इक्वल टू एक्चुअल सिग्मा 1 माइनस 1 बाई के, ये सिग्मा इंड्यूस्ड का फॉर्मूला भी हो जाएगा। हालांकि सिग्मा से ज्यादा फील्ड ही पूछी जाती है कि इंड्यूस्ड फील्ड की वैल्यू क्या होगी, छापिए।
हो गया। कहां तक पहुंच गया चैप्टर में इधर बायो में? टेबल याद हो गई? टेबल रट दिया आपने? याद रह जाएगी टेबल? कहीं में नीट में कि टेस्ट में? टेस्ट में तो आते हैं। नीट का मुझे क्या पता, नीट का पेपर पता होता तो क्या बात थी। टेस्ट में तो आते हैं। हो गया भी? बड़े आगे क्या? अब हम आते हैं एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट पे। देखिए, ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। यहां से न्यूमेरिकल कुछ भी नहीं आएगा, थ्योरी वाला पार्ट है जो पूछा जाता है। इस कैपेसिटर से एक बैटरी जुड़ी हुई है। और इसके बीच में हम एक मीडियम लेके आए, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। मीडियम को दोनों प्लेट के बीच में थोड़ा सा हमने इंसर्ट किया और छोड़ दिया। इस कंडीशन में स्लैब को आपको रिलीज कर देना है। यहां ग्रेविटी अभी हम नहीं मान के चल रहे हैं, ग्रेविटी फ्री स्पेस है। ऐसा मत सोचना कि ग्रेविटी की वजह से नीचे गिरेगी, ग्रेविटी है ही नहीं, ग्रेविटी भूल जाओ। ठीक है। और एक और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, प्लस क्यू माइनस क्यू, इस पे चार्ज है। ये चार्ज्ड कैपेसिटर है। चार्ज कैपेसिटर मतलब बैटरी रिमूव्ड का केस है, और वो जो है वो बैटरी कनेक्टेड का केस था इसके पहले वाला। इसमें भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के का एक मीडियम लेके आए, थोड़ा सा एंटर करवा के क्या कर दिया, इसको रिलीज किया। यहां पे थ्योरी पूछी जाती है कि क्या होगा स्लैब के साथ। क्या ये स्लैब दोनों प्लेट्स के बीच में आए तो ये बात कैपेसिटर को पसंद आएगी नहीं आएगी? मतलब ये पूछा जाता है कि कैपेसिटर स्लैब को अट्रैक्ट करेगा, रिपेल करेगा, क्या करेगा, क्या होना चाहिए इस कंडीशन में? आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? इस कंडीशन में अट्रैक्ट होगा और यहां रिपेल। अच्छा एक बात बताओ, मीडियम आने से कैपेसिटेंस कहां पे बढ़ेगा, वहां या यहां? कैपेसिटेंस तो हमेशा बढ़ता है, मैंने बताया भी था आपको। कैपेसिटेंस को फर्क नहीं पड़ता बैटरी जुड़ी हुई है कि बैटरी जुड़ी हुई, ये तो फिक्स है कि मीडियम आने पे कैपेसिटेंस बढ़ेगा, मीडियम आने पे कैपेसिटेंस बढ़ेगा। अब क्या होगा कि कैपेसिटेंस के बढ़ने की वजह से कैपेसिटेंस बढ़ेगा। यहां पे कांस्टेंट क्या है, पोटेंशियल कांस्टेंट। बात याद है आपको, बैटरी कनेक्टेड रहे तो पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है। यहां कौन कांस्टेंट है, चार्ज कांस्टेंट। ठीक है, तो यहां फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी का क्या चलेगा,
हाफ सी वी स्क्वायर, ठीक है। और यहां पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या चलाएंगे, क्यू स्क्वायर बाई 2 सी, ठीक है। कैपेसिटेंस के बढ़ने से आपके हिसाब से क्या लगता है, कैपेसिटेंस के बढ़ने से पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी कैपेसिटेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और पोटेंशियल तो कांस्टेंट है। पोटेंशियल क्यों कांस्टेंट है, क्योंकि बैटरी कनेक्टेड है। और जब पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता है तो जो स्टेबिलिटी है वो कम होती है, ठीक है। और नहीं चाहेगा कैपेसिटर की क्या हो जाए, कोई भी सिस्टम अगर हम बात करें साइंस में, तो वो क्या कोशिश कर रहा होता है, स्टेबल हो जाए, ठीक है। और यहां तो अनस्टेबिलिटी आ रही है, पोटेंशियल एनर्जी के बढ़ने से स्टेबिलिटी कम हो रही है, मतलब ये अनस्टेबल कंडीशन में जाना जा रहा है। किसके आने से, स्लेब के आने से। स्लेब के आने से कैपेसिटेंस बढ़ा, कैपेसिटेंस के बढ़ने से पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा, और पोटेंशियल एनर्जी के बढ़ने से स्टेबिलिटी कम हो गई। और कोई नहीं चाहेगा कि उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाए। तो क्या लगता है, कैपेसिटर चाहेगा कि स्लेब आए, तो क्या करेगा, ये रिपेल करेगा। यहां पे क्या देखने को मिलेगा, रिपल्शन। रिपल्शन होगा और इसको इजेक्ट करके फेंक देगा, ये प्लेट्स इसको बाहर फेंक देगी स्लेब को। आया नहीं आया समझ में। यहां क्या होगा, यहां कैपेसिटेंस बढ़ेगी, कैपेसिटेंस बढ़ेगी तो बताओ पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, क्योंकि यहां पे पोटेंशियल एनर्जी कैपेसिटेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि यहां चार्ज कांस्टेंट है, बैटरी इज रिमूव्ड, ये चार्ज कैपेसिटर है एक, ठीक है। तो अगर पोटेंशियल एनर्जी कम होगी तो स्टेबिलिटी, और स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो बहुत अच्छी बात है। कैपेसिटर तो ये बोलेगा कि आइए आपका इंतजार था, ठीक है। तो ये स्लेब अगर आएगी तो इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ये ट्राई करेगा कि स्लेब जो जितना हिस्सा स्लेब का बाहर है ये भी पूरा कहां आ जाए, कैपेसिटर के अंदर। तो कैपेसिटर इसको खींचेगा। अब जब स्लेब अंदर आएगी तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी और रुक नहीं पाएगी और नीचे निकल जाएगी। कैपेसिटर वापस से ऊपर खींचेगा, ठीक है, वापस ऊपर आएगी, रुक नहीं पाएगी, ऊपर निकल जाएगी। स्लेब जो है वो प्लेट्स के बीच में ऑसिलेट करने लगेगी, ठीक है। तो पहली बात तो अट्रैक्शन, ठीक है। फोर्स कौन सा है, किस टाइप का है, अट्रैक्शन टाइप का। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो पूछा जाता है थ्योरी में, कि स्लैब ऑसिलेट बिटवीन, बोलो, प्लेट्स ऑफ पी पी सी, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। छापिए। कब क्या होगा ये इस बात पे डिपेंड करता है कि बैटरी इज कनेक्टेड और बैटरी इज रिमूव्ड।
हो गया। तो ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, थ्योरी में ध्यान रखना कि कब क्या होगा, कब अट्रैक्शन, कब रिपल्सन, कब ऑसिलेट करेगा। तो ये सब किससे डिसाइड होगा? बैटरी इज कनेक्टेड और बैटरी इज रिमूव्ड, उससे डिसाइड होता है। अगली हेडिंग लिखिए, अगली हेडिंग लिखिए, व्हेन मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, व्हेन मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के is filled, when medium of dielectric constant K is filled between plates of PPC, when medium of dielectric constant K is filled between plates of PPC, when medium of dielectric constant K is filled between plates of PPC, टेबल बनाएंगे एक टेबल बनेगी इस हेडिंग में, एक नंबर आएगा एक कॉलम में, एक में आएगा फिजिकल क्वांटिटी, एक में आएगा बैटरी इज कनेक्टेड, दूसरे में आएगा बैटरी इज रिमूव्ड। पूरा लिख लेना प्रॉपर, बैटरी इज कनेक्टेड, बैटरी इज रिमूव्ड, फिजिकल क्वांटिटी। इस तरीके से एक टेबल बनाई जाएगी। नंबर, फिजिकल क्वांटिटी बनाना है भैया, क्या देखो क्या सोच रहे हो, टेबल बनाना है आप लोगों को। और कुछ करें क्या, अनाउंस करवाऊं मैं स्पीकर स्पीकर लगवा के? टेबल बनाना है आप लोगों को, है ना। नंबर में पहला नंबर, पहली फिजिकल क्वांटिटी कैपेसिटेंस, पहली फिजिकल क्वांटिटी कौन? कैपेसिटेंस, जो पहले सी नोट हुआ करती थी। पहले कब? पिछले साल। पहले मतलब मीडियम फील नहीं किया था उसके पहले। हेडिंग क्या चल रही है अपनी? मीडियम लेके आ गए हैं अपन, कौन सा? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के वाला। तो मीडियम लाने से कैपेसिटेंस के टाइम हो जाती है, तो ये हो जाएगी सी नॉट के, और ये भी हो जाएगी। फर्क नहीं पड़ता कैपेसिटेंस को कि बैटरी जुड़ी हुई है कि बैटरी हटा दी गई है, ठीक है। बैटरी कनेक्टेड और रिमूव्ड, दोनों ही कंडीशन में कैपेसिटेंस अपनी के टाइम हो जाएगी, सी नॉट के, सी नॉट के। दूसरा केस पे आते हैं, बोलो चार्ज। दूसरा लिखिए चार्ज। दूसरी फिजिकल क्वांटिटी आ जाएगी भैया चार्ज। चार्ज जो पहले क्यू नोट हुआ करता था। क्यू नोट कब? मीडियम नहीं लाए थे तब, ठीक है। तो बताओ, बैटरी इज कनेक्टेड, बैटरी इज रिमूव्ड में तो चार्ज की वैल्यू फिक्स रहती क्यू नोट। अरे बैटरी रिमूव्ड है तो चार्ज नहीं बदल सकता ना, तो बैटरी रिमूव्ड में तो चार्ज बदलेगा नहीं। अब कनेक्टेड में बदलेगा क्या? हाँ, क्या कैसे निकालेंगे? Q इक्वल टू CV। बैटरी जब कनेक्टेड होती है तब क्या कांस्टेंट रहता है? पोटेंशियल। जब बैटरी कनेक्टेड होती है तब कांस्टेंट क्या रहता है? पोटेंशियल। तो चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? कैपेसिटेंस के। और कैपेसिटेंस अगर के टाइम हुई है तो चार्ज भी के टाइम हो जाएगा, Q नॉट के हो जाएगा। तो के टाइम कब होगा? जब बैटरी जुड़ी हुई है और बैटरी रिमूव्ड है तब रिमेन अनचेंज। तो कब क्या टिक करना है वो बहुत सोच समझ के टिक करना पड़ता है। सब कुछ बैटरी डिसाइड करेगी कि वो है कि नहीं है। थर्ड फिजिकल क्वांटिटी इज पोटेंशियल। चलो अब बताओ जल्दी फटाफट, बोलिए क्या रहेगा? वी नॉट। अरे भैया बैटरी कनेक्टेड में पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है, बैटरी रिमूव्ड में पोटेंशियल कांस्टेंट नहीं रहता है। V का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? यहीं से सोचो, V इक्वल टू Q बाई बैटरी रिमूव्ड में क्या कांस्टेंट रहता है? चार्ज। तो पोटेंशियल कैपेसिटेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कैपेसिटेंस कितने टाइम हुई? के टाइम। तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा? 1 बाई के टाइम। आंसर इज V नॉट बाई के। फोर्थ फिजिकल क्वांटिटी चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी सिग्मा नॉट।
भाई चार्ज डेंसिटी क्या होता है? चार्ज बाय एरिया। चार्ज डेंसिटी क्या होता है? चार्ज बाय, तो एरिया तो कुछ चेंज हो नहीं रहा है, जैसा चार्ज के साथ होगा वैसा चार्ज डेंसिटी के साथ होगा। यहां चार्ज कितना है? के टाइम हुआ तो सिग्मा भी के टाइम हो जाएगा। यहां चार्ज कांस्टेंट है तो सिग्मा भी कांस्टेंट। अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में आप लोगों को? आगे बढ़े। नंबर 5, क्वांटिटी नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है ये ना, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कैपेसिटर का यू नॉट। पहला केस है बैटरी इज कनेक्टेड, फॉर्मूला चलेगा हाफ सी वी स्क्वायर, क्योंकि पोटेंशियल कांस्टेंट होता है तो कैपेसिटेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो कैपेसिटेंस अगर के टाइम हुई है तो एनर्जी भी के टाइम हो जाएगी। तो कितनी हो जाएगी बताओ? यू नॉट के। दूसरे केस में चार्ज कांस्टेंट है तो फॉर्मूला चलेगा क्यू स्क्वायर बाई 2c। तो कैपेसिटेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, कैपेसिटेंस के वो हाँ कैपेसिटेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कैपेसिटेंस के टाइम हुआ तो पोटेंशियल एनर्जी 1/k टाइम हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? यू नॉट बाई के। सिक्स्थ क्वांटिटी इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट। ई का वैल्यू होता है v बाई डी। ई इक्वल टू v बाई डी। डी तो अपन चेंज कर नहीं रहे, क्या चेंज कर रहे हैं? नहीं, v जैसा चेंज v में आएगा वैसा चेंज e में आएगा। तो बैटरी इज कनेक्टेड, पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है तो फील्ड भी कांस्टेंट होगी। बैटरी रिमूव्ड में 1/k टाइम हुआ था तो फील्ड भी 1/k टाइम हो जाएगी। कुछ समझ में आ रहा क्या? 7th सातवीं क्वांटिटी फोर्स बिटवीन प्लेट्स ऑफ पीपीसी एफ नोट। क्या फॉर्मूला है? कैपेसिटर की दोनों प्लेट के बीच में लगने वाले फोर्स का फॉर्मूला बताओ। क्यू स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट है। देखो जरा ऐसा कुछ फॉर्मूला है क्या? यह सिग्मा स्क्वायर ए बाई 2 एप्सिलॉन नॉट भी है। वो लगा लो क्यू स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट है। क्यू स्क्वायर बाई ए तो चेंज नहीं हो रहा है, ए तो चेंज नहीं हो रहा है। ऊपर एक क्यू का स्क्वायर, नीचे है एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट भी के टाइम होता है मीडियम आने पे, ध्यान रखना। एप्सिलॉन नॉट भी कितने टाइम होता है? के टाइम हो जाता है मीडियम आने पे। बताइए जरा। पहला केस बैटरी इज रिमूव्ड, सॉरी बैटरी इज कनेक्टेड। बैटरी इज कनेक्टेड में चार्ज कितने टाइम हुआ है? अरे चार्ज के टाइम हुआ भैया, ठीक है। तो चार्ज के टाइम हुआ तो उसमें चार्ज का स्क्वायर है ऊपर, तो के का स्क्वायर हो जाएगा। बट उसमें नीचे एप्सिलॉन नॉट भी है तो वो भी तो के टाइम होगा। तो ऊपर के का स्क्वायर और नीचे के, क्या बचेगा? के। तो कैसा लिख सकता हूं? एफ नॉट के। क्या लिख सकते हैं? और इधर चार्ज कांस्टेंट है बैटरी रिमूव्ड में, तो क्यू पे तो कोई फर्क पड़ता नहीं। क्यू स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन, केवल एप्सिलॉन नॉट होगा के टाइम, तो एफ नॉट बाई के। हो गया क्लियर? बस हो गई खत्म टेबल, इतनी बनाना थी। क्या हो गया? पेपर खत्म हो गया। ज्यादा खींच दी क्या टेबल नीचे कुछ लोगों ने? तो आपको क्या लगा 100-200 पॉइंट थोड़ी ना आएंगे? 6-7 क्वांटिटी जो आ सकती है और क्या। बढ़े आगे।
फिर एक टेबल बनाएंगे हम वापिस से, ठीक है, नया टेबल, नई हेडिंग, एक नई हेडिंग स्टार्ट कर रहे हैं हम, नंबर। इस बार हम मीडियम नहीं ला रहे हैं प्लेट्स के बीच में, फिर क्या करने जा रहे हैं, इस बार दोनों प्लेट्स के बीच में मीडियम नहीं आ रहा है। बताता हूं क्या हो रहा है। नंबर के बाद में फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी के बाद में बताओ, बोलो, बैटरी कनेक्टेड, बैटरी रिमूव्ड, बैटरी कनेक्टेड, बैटरी रिमूव्ड, और कनेक्टेड की जो टेबल है उसके 2 टुकड़े करना और रिमूव्ड की टेबल के भी 2 टुकड़े करना, और पहला नंबर यहां लिखेंगे हम, नंबर 1। डी बढ़ाया, डी कम किया, डी बढ़ाया, डी कम किया, हेडिंग डी बढ़ाया, डी कम किया, ठीक है। तो डी मतलब डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स है ना, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के दोनों प्लेट के बीच का सेपरेशन जो है उसको कभी बढ़ाया जाएगा कभी कम किया जाएगा। इस बार मीडियम नहीं ला रहे, ठीक है। तो क्या फर्क पड़ता है किस क्वांटिटी में, यहां पे आपको लिखना नहीं है कि कौन के टाइम हो जाए कौन 1/k टाइम, यहां आपको एरो बनाना है, बढ़ेगा तो ऊपर एरो बनेगा, कम होगा तो नीचे एरो बनेगा, कुछ नहीं होगा तो डेज बनेगा, बस। ये टेबल बहुत आसान है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना। पहली क्वांटिटी कौन थी बोलो, कैपेसिटेंस, फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, डी बढ़ेगा तो सी कम होगा और डी कम होगा तो सी, डी बढ़ेगा तो सी कम होगा, डी कम होगा तो सी बढ़ेगा, डी बढ़ेगा तो सी कम होगा तो बढ़ेगा, ये खत्म हो गया सी। बस एरो ही बनाना है यहां पे और कुछ नहीं करना। दूसरी क्वांटिटी क्या थी, लिखते चलिए आप मेरे साथ। दूसरी क्वांटिटी थी चार्ज, बैटरी इज कनेक्टेड, Q इक्वल टू CV, वोल्टेज कांस्टेंट। भैया बैटरी कनेक्टेड में वोल्टेज कांस्टेंट रहता है ना बैटरी कनेक्टेड में, और बैटरी रिमूव्ड में क्या कांस्टेंट रहता है, चार्ज। Q इक्वल टू CV, पोटेंशियल तो कांस्टेंट है, तो चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस कम होगी तो चार्ज कम होगा, कैपेसिटेंस बढ़ेगी तो चार्ज बढ़ेगा। बैटरी रिमूव्ड में तो चार्ज कांस्टेंट होता है, अरे बैटरी रिमूव्ड में तो चार्ज क्या होता है, कांस्टेंट होता है, और कांस्टेंट होगा तो डेज बनेंगे। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है, क्लियर है क्या। तीसरी क्वांटिटी बोलो कौन थी, तीसरी क्वांटिटी बनाओ, पोटेंशियल। कांस्टेंट रहेगा जब बैटरी कनेक्टेड रहेगा तब। कॉन्सेप्ट ही है कि जब बैटरी जुड़ी होती है तो पोटेंशियल क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। इधर Q इक्वल टू CV, V इक्वल टू Q बाई C, चार्ज कांस्टेंट, C के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, C कम होगा तो पोटेंशियल बढ़ेगा, C बढ़ेगा तो पोटेंशियल कम होगा। नेक्स्ट चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला Q बाई A, एरिया में तो कोई चेंज कर नहीं रहे, जैसा चेंज चार्ज में आएगा वैसा चार्ज डेंसिटी में आएगा। चार्ज डेंसिटी लिख लीजिए, तो चार्ज कहां है, कम हो रहा है, बढ़ रहा है, कांस्टेंट कांस्टेंट। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है, भैया कुछ समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत कि कुछ भी नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। बढ़ना घटना कांस्टेंट रहना ही तो समझना है। 3 क्वांटिटी और बच, ये लिख लिया था कि नहीं लिखा था, इसलिए बोलता हूं साथ में लिखते हुए चलो। टेबल बना रहा हूं तो कहां तक बना लिया,
क्या सातों हो गए? तो फिर रहने दू पांचवा छठा सातवां, कर लाओगे घर से। अच्छा केवल नाम ही लिख पाया ऐसा? निकम्मा ही है यार तू। नाम की जगह वो लिखना था, एरो बनाने थे। नेक्स्ट क्वांटिटी कौन सी बोलो जल्दी फटाफट। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या लगाएंगे? बोले फॉर्मूले बदलेंगे सिचुएशन के हिसाब से। पहले हाफ सी वी क्यों लगेगा, कब? बैटरी कनेक्टेड में। और क्यू स्क्योर बाई 2c लगेगा बैटरी रिमूव्ड में। पोटेंशियल एनर्जी बोलो हाफ सी वी स्क्वायर। कैपेसिटेंस कम होगी तो पोटेंशियल एनर्जी भी कम होगी, कैपेसिटेंस बढ़ेगा तो, सॉरी क्या सही लिखा मैंने? पहले में कैपेसिटेंस क्या हुआ था? पहले में कम हुआ था, तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगा और बढ़ेगा तो बढ़ेगा। अगले में क्यू स्क्योर बाई 2c। क्यू स्क्योर बाई 2c मतलब कैपेसिटेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यहां क्या हुआ? कैपेसिटेंस कम हुआ है तो पोटेंशियल एनर्जी, और यहां क्यों पोटेंशियल है वो कैपेसिटेंस बढ़ रहा होगा। ध्यान रखना बैटरी कनेक्टेड में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस, बैटरी रिमूव्ड में इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस। सिक्स्थ क्वांटिटी कौन सी हो गई? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड? यहां पे E इक्वल टू वी बाई डी से सोचने से अच्छा है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट सोच लेते हैं, क्योंकि इस बार क्या मीडियम मीडियम तो आ नहीं रहा है। जैसा सिग्मा एप्सिलॉन नॉट तो कोई चेंज हो नहीं रहा है, जैसा सिग्मा होगा वैसी फील्ड होगी। V बाई डी से सोचेंगे तो V भी सोचना है और D भी सोचना है, क्योंकि इस बार D चेंज हो रहा है। इस बार D कांस्टेंट नहीं है, इस बार D चेंज हो रहा है। तो फिर आपको दोनों चीजें सोच के चलना पड़ेगा कि V भी बढ़ गया D भी बढ़ गया तो रेशियो कांस्टेंट हो गया। इससे बेटर है किससे सोच लो? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट से, क्योंकि इस बार मीडियम तो आ नहीं रहा कि एप्सिलॉन नॉट के टाइम हो जाएगा। तो सिग्मा का जैसा बिहेवियर है वैसा सिग्मा बताओ। पहले चार्ज डेंसिटी कम हुई तो फील्ड कम, चार्ज डेंसिटी बढ़ गई तो फील्ड बढ़ गई। कांस्टेंट तो आया समझ में कि नहीं आया? क्लियर है क्या? अगला लास्ट, फोर्स बिटवीन प्लेट्स ऑफ पीपीसी। फोर्स बोलिए फॉर्मूला क्यू स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ए लगा लेते हैं। क्यू स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ए लगा लेते हैं सीधे, क्योंकि 2 एप्सिलॉन नॉट ए सब कांस्टेंट है, नीचे वाली वैल्यू, ऊपर क्या बच रहा है? क्यू। बस जैसा क्यू वैसा फोर्स। क्यू बोले तो चार्ज कम हुआ बढ़ा, कांस्टेंट कांस्टेंट। नहीं आया? डन। अगली हेडिंग लिखिए फॉर्मेशन ऑफ ड्रॉप फ्रॉम ड्रॉपलेट्स। फॉर्मेशन ऑफ ड्रॉप फ्रॉम ड्रॉपलेट्स। ये टेबल खत्म होती है यहां पे। फॉर्मेशन ऑफ ड्रॉप फ्रॉम, एक ड्रॉपलेट है जिसका रेडियस कितना है? छोटा आर। एक और ड्रॉपलेट है जिसका रेडियस भी वही है, स्मॉल आर। ठीक है, स्मॉल आर। ऐसे कितने ड्रॉपलेट्स हैं? ठीक है, n नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स हैं। इन पे सब पे चार्ज है Q, इनकी कैपेसिटेंस है C, इनका पोटेंशियल है V, इन पे चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, इनका पोटेंशियल एनर्जी है U। अरे समझ में आ रहा है क्या? चार्ज कितना सब पे? स्मॉल Q, रेडियस स्मॉल r, कैपेसिटेंस C है, पोटेंशियल V है, चार्ज डेंसिटी क्या है? सिग्मा है। ठीक है, और इनने सबने मिलके बना दिया एक ड्रॉप। सबने मिलके एक बड़ी बूंद बना दी, छोटी छोटी बूंद ने मिलके एक बड़ी बूंद बना दी, जिसका रेडियस कितना है? कैपिटल R। इस पे चार्ज कितना है? कैपिटल Q। इसकी कैपेसिटेंस कितनी है? C नॉट। इस पे पोटेंशियल कितना है?
वी नॉट, इसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा नॉट, ठीक है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी यू नॉट, ठीक है। ये सब पूछे जाते हैं अपने से कि उनका पोटेंशियल अगर इतने वोल्ट है तो इसका पोटेंशियल कितने वोल्ट होगा। एन नंबर दिया रहता आपको, क्लियर है क्या? आपको क्या लगता है यहां पे कांस्टेंट क्या होगा? वो ड्रॉपलेट मिलके जितने किलोग्राम की होगी उतने किलोग्राम की ड्रॉप भी होगी। मास, मास या मैं ऐसा बोल सकता हूं वॉल्यूम, क्या कांस्टेंट है यहां पे? मास बोल दो या फिर वॉल्यूम, मास या वॉल्यूम यहां पे क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। तो इस हेडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज है? वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट, ठीक है, कॉन्सेप्ट यही है, कहानी यहीं से स्टार्ट होती है। चलो, वॉल्यूम अगर कांस्टेंट होगा तो हम वॉल्यूम को बराबर करते हैं, मतलब जितना वॉल्यूम ड्रॉपलेट्स का होगा उतना ही वॉल्यूम ड्रॉप का भी होगा। सबसे पहले हम आते हैं चार्ज पे। पहली हेडिंग हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? तो जो ड्रॉप का चार्ज है क्यू, क्या वो एन क्यू होगा? भाई ड्रॉपलेट पे चार्ज कितना है? स्मॉल क्यू, और ऐसे कितने स्मॉल क्यू है? एन, तो मिलके कितने बन गया? कैपिटल क्यू। चार्ज तो कंजर्वेशन है, जितना पहले था उतना बाद में आएगा। दूसरा मैं इस कॉन्सेप्ट को यूज कर रहा हूं, किसको? वॉल्यूम कांस्टेंट को। तो बताओ, एक ड्रॉपलेट का वॉल्यूम आएगा 4/3 पाई आर क्यूब। ड्रॉपलेट स्फीयर मानू मैं उसको, स्फीयर का वॉल्यूम ये होता 4/3, लेकिन ऐसी एक नहीं है, कितनी है? एन ड्रॉपलेट्स है, और उसने मिलके बना दिया 4/3 पाई आर क्यूब। उसने मिलके क्या बना दिया? 4/3 पाई आर क्यूब, मतलब ड्रॉप बना दिया एक सिंगल, जिसका रेडियस कितना है? कैपिटल आर। 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो गया, तो इसका क्यूब हटाऊंगा तो इसका भी क्यूब हट जाएगा, इसकी पावर 1/3 बन जाएगी, है ना? तो बताओ, आर इज इक्वल टू स्मॉल आर, या स्मॉल आर बाद में लिखेंगे, आर इज इक्वल टू एन टू दी पावर 1/3 इंटू, सॉरी, कैपिटल आर इक्वल टू एन टू दी पावर 1/3 इंटू स्मॉल आर। ये क्या हो गया अपना? रेडियस, ठीक है। तीसरी क्वांटिटी पे आता हूं मैं, कौन? बोलो, कैपेसिटेंस। क्या होती है कैपेसिटेंस? ड्रॉप का लिखो सी नॉट, अरे भैया नहीं, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है। स्फीयर का कैपेसिटेंस क्या लिखवाया था? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। क्या लिखवाया था? 4 पाई। ये आप कैपेसिटेंस लिख रहे हैं किसका? ड्रॉप का। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। आर कौन सा रखा आपने? कैपिटल आर, इसलिए यहां क्या लिखा मैंने? सी नॉट। तो सी नॉट इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इस आर को क्या लिखा जा सकता है? आर को वो लिखा जा सकता है, क्या लिखा जा सकता है? स्मॉल आर इंटू एन टू दी पावर। तो क्या ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर सी बन जाएगा? ये भी तो कैपेसिटेंस है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, किसका? ड्रॉपलेट का। और ड्रॉपलेट का कैपेसिटेंस अपन ने क्या लिखा था? सी। तो सी नॉट इज इक्वल टू एन टू दी पावर, नहीं आया पक्का? फोर्थ पोटेंशियल, फोर्थ कौन आएगा? पोटेंशियल। सबसे इंपोर्टेंट हेडिंग, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहां आते हैं तो किसके आते हैं? पोटेंशियल के ही आते हैं। फोर्थ हेडिंग जो हम पढ़ने जा रहे हैं, पोटेंशियल लिखने जा रहा हूं मैं ड्रॉप का। क्या आएगा पोटेंशियल? V इज इक्वल टू, अरे भैया KQ/R, स्फीयर का पोटेंशियल क्या होता है? यही तो होता है KQ/, तो V नॉट इज इक्वल टू K। Q को नहीं लिख सकते NQ, Q को नहीं लिखा जा सकता क्या? NQ लिख सकते। कैपिटल R को नहीं लिख सकते N टू दी पावर 1/3 इंटू स्मॉल आर, है ना? तो V नॉट इज इक्वल टू, ये N टू दी पावर यहां क्या है? 1, नीचे क्या है? 1/3, ऊपर आएगा तो -1/3, 1 - 1/3 2/3, अरे 1 - 1/3 पक्का ना? तो N टू दी पावर 2/3 इंटू KQ/, अब ये KQ/R भी तो पोटेंशियल है, किसका? ड्रॉपलेट का। तो V नॉट इज इक्वल टू N टू दी पावर 2/3 V, मतलब ड्रॉप का पोटेंशियल ड्रॉपलेट के पोटेंशियल का कितने टाइम हो जाता है? सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है, क्यों? क्योंकि यहां पावर 2/3 आती है, बाकी नॉर्मली मैक्सिमम केसेस में क्या आती है? 1/3। एक केस और आएगा जिसमें थोड़ा सा वेरिएशन मिलेगा। या आया कि नहीं आया समझ में? बोलो पक्का। कितनी क्वांटिटी हो गई? 4। पांचवें पे आते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड।
इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा हमने? नहीं लिखा, यहां पे लिख लेते हैं। इनका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लिख लेते हैं? ई, और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिख लेते हैं? ई नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बताओ। ई नॉट के क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्यू बाई आर स्क्वायर। बताओ क्या लिखेंगे? के क्यू को नहीं लिख सकते, एन क्यू आर स्क्वायर। आर है एन की पावर 1/3 इंटू आर, लेकिन उसका स्क्वायर करेंगे तो एन की पावर 1/3 का स्क्वायर होगा तो 2/3, और आर का स्क्वायर होगा तो, अब ये 2/3 ऊपर जाएगा तो 1 माइनस 2/3 1/3। अरे 1 माइनस 2/3 वापिस से क्या बचेगा? 1/3 इंटू के क्यू बाई आर स्क्वायर। अब ये के क्यू बाई आर स्क्वायर भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी किसकी? अरे ड्रॉपलेट्स की। तो ड्रॉप का इलेक्ट्रिक फील्ड जो ई नोट आया वो n टू दी पावर 1/3 टाइम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ, कहीं ना कहीं आप नोटिस कर रहे हैं कि सब में पावर क्या चल रहा है? एक ही हेडिंग अभी तक ऐसे है जिसमें कितना है? 2/3। एक और आएगा जिसमें वेरिएशन आएगा। अभी 6th क्वांटिटी पे चलता हूं मैं, अपना चार्ज डेंसिटी। चार्ज क्या होता है? चार्ज डेंसिटी सिग्मा नॉट चार्ज बाय व्हाट इज एरिया? चार्ज बाय एरिया। और स्फीयर का एरिया होता है 4 पाई। ऊपर वाले क्यू को क्या लिख सकता हूं मैं? एन क्यू, और नीचे 4 पाई आर स्क्वायर। एन की पावर 1/3 आर का स्क्वायर, मतलब एन की पावर 2/3 इंटू 2/3 ऊपर जाएगी तो 1 माइनस 2/3 1/3, वापिस से क्या बन गया? 1/3। तो सिग्मा नॉट इज इक्वल टू एन टू दी पावर 1/3 इंटू क्यू बाई 4 पाई, और क्यू बाई 4 पाई आर स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? सिग्मा। तो फाइनली सिग्मा नॉट इज इक्वल टू एन टू दी पावर n to the power 1/3 टाइम ऑफ सिग्मा। क्लियर? लास्ट, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी U क्या होती है? U नॉट लिखेंगे, हाफ C नॉट V नॉट स्क्वायर, हाफ सी वी स्क्वायर, है ना? U नॉट इज इक्वल टू हाफ C नॉट कितना था? n टू दी पावर 1/3 टाइम ऑफ C, और V नॉट कितना था? n की पावर 2/3 टाइम ऑफ V, लेकिन उसका स्क्वायर है। तो बताओ n की पावर 4/3 V स्क्वायर, 1/3 4/3 5/3। तो U नॉट इज इक्वल टू n टू दी पावर 5/3 इंटू हाफ सी वी स्क्वायर, और हाफ सी वी स्क्वायर पोटेंशियल एनर्जी हो गई होगी किसकी? ड्रॉपलेट की। तो ड्रॉप का पोटेंशियल एनर्जी क्या निकला? U नॉट इज इक्वल टू n टू दी पावर इंटू, मतलब ये अकेला एक ऐसा हेडिंग है, मतलब ये दूसरा पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों में वेरिएशन आती है, बाकी सब पावर कितनी आ रही है? 1/3 आ रहा है। क्लियर है क्या? समझ में आया? डायरेक्ट याद रखने के लिए सबसे बेटर ऑप्शन है, एक टेबल बना के चाहो तो यहां भी रख सकते हैं। तीन, 4, 5, 6, 7। पहला क्या था? कैपेसिटेंस, ठीक है। चार्ज था, चलो पहला क्या था? चार्ज, तो n टाइम ऑफ Q। दूसरा क्या था? दूसरा था कैपेसिटेंस, n टू दी पावर 1/3 टाइम ऑफ C। तीसरी क्या थी? तीसरी हेडिंग क्या है? भूल गए? तीसरी कैपेसिटेंस है, रेडियस है एक क्या है? रेडियस। तो n टू दी पावर 1/3 टाइम ऑफ R। चलो कैपेसिटेंस हो गया अपना,
ठीक है, उसके बाद में कौन आएगा? चौथी हेडिंग तो पोटेंशियल ही था, है ना? तो पोटेंशियल की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट है, एन टू दी पावर 2/3 टाइम ऑफ वी। ये पूछा इसीलिए जाता है क्योंकि इसमें वेरिएशन है। फिर क्या देखा हमने? उसके बाद क्या देखा था? इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर चार्ज डेंसिटी ना। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो ई टू दी पावर बोलो 1/3 टाइम। अरे यार क्या कर रहा हूं मैं तुम्हारे साथ रह रहे के ना। एन टू दी पावर 1/3 टाइम ऑफ ई, बोलो चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी का वैल्यू भी हो जाएगा एन टू दी पावर 1/3 टाइम ऑफ सिग्मा। फिर ये एक इंपॉर्टेंट वापिस आया कौन? पोटेंशियल एनर्जी। ये एन टू दी पावर 5/3 टाइम ऑफ यू आया। चैप्टर खत्म। ये छापने के बाद में नए पेज पे हेडिंग डाल लेना, मैग्नेटिज्म। हाँ जी, अच्छा ग्रुपिंग और लिखना है क्या? सीरीज पैरेलल ग्रुपिंग लिखवाऊं क्या? लिख लेंगे, चलो ये छापो। वैसे तो आप ऑलरेडी जानते हैं ग्रुपिंग, क्वेश्चंस भी लगा लिए आपने ग्रुपिंग के। बना लिया? अगले पेज पे चले? हो गया सबका? थोड़ा जल्दी लिखिए नहीं तो क्लास डिले होगी आपकी। फिर ग्रुपिंग भी लिखना है क्योंकि अब कल आप आराम से बैठ के कैपेसिटर की प्रैक्टिस कर सकते हैं दिन भर। हाँ, क्या बोल रहा? क्या बोल रहा? तू बता दे क्या बोल रहा था। लिख लिया?
हो गया क्या? पोटेंशियल हेडिंग डाल ली या चौथा हटा दें? अभी भी लिख रहे हैं। हो गया? जल्दी लिखो यार, नींद आने लगी अब तो। आज बारिश होगी बहुत तेज, जितनी तेज मुझे नींद आ रही है। नॉर्मली दिन में नींद नहीं आती मुझे। क्या हो गया? हो गया? ग्रुपिंग मैंने आपको रेजिस्टेंस में पढ़ाया, बिल्कुल वैसे ही चलेगा, बट फिर भी मैं एक बार लिखवा देता हूँ लास्ट में ऐसे ही थोड़ा सा जल्दी। ये वाला पेज आप लिख लीजिए। मैं ग्रुपिंग बार बार नहीं पढ़ाऊंगा भैया, मैंने पहले भी बताया था। ग्रुपिंग नहीं लिखे तो क्यों चलेगा? पेन खत्म हो गया, फिर कॉपी, फिर क्या दिक्कत है? मेरा तो समझा हुआ है तो भी लिख रहा हूं मैं भी नहीं लिखूं चलेगा? ठीक है, कल से मैं भी समझाऊंगा, बस लिखूंगा कुछ भी नहीं। तो कल ही मैग्नेटिज्म हो जाएगा अपना खत्म, मतलब परसों। फील्ड होती है, फोर्स होता है, डाइपोल होता है, खत्म।
बस 2 मिनट। हो गया क्या? टेबल बना लो जल्दी फटाफट। ठीक है, टेबल बची होगी ना, ये तो आप बना ही लोगे, आपके नोट्स में लिखी हुई चीजें वो तो लिख ही लोगे। बढ़ो ना आगे। ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर हेडिंग डालिए जल्दी फटाफट। टेबल अगर ब्लैंक भी है तो खाली छोड़ दीजिए उसको, होमवर्क है वो आपका घर से लिख के लाना है। ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर जल्दी फटाफट। सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज में 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू, मतलब ये रेजिस्टेंस के पैरेलल जैसा चलता है, ये आप ऑलरेडी जानते हैं। प्रोडक्ट बाय सम सारी कहानी वापस से मैं नहीं लिखूंगा, ठीक है। प्रोडक्ट 2 हो तो प्रोडक्ट बाय सम, छोटे को बड़े से डिवाइड करो, सारी ट्रिक्स एज इट इज वैलिड है। बस जैसा पैरेलल का चलता था वैसा यहाँ पे इंपॉर्टेंट बस ये है, वहां सीरीज में करंट सेम होता था, यहाँ पे क्या रहेगा? चार्ज। चार्ज क्या रहेगा? सेम रहेगा। वहां पोटेंशियल डिवाइड होता था, यहां भी पोटेंशियल डिवाइड होगा। वहां रेजिस्टेंस के डायरेक्ट रेशियो में होता था, यहाँ कैपेसिटेंस के इनवर्स रेशियो में होगा, क्योंकि V इक्वल टू क्यू बाई सी होता है और वहां V इक्वल टू IR होता है। वहां रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यहां इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो चार्ज सेम रहेगा। डिवाइड कौन होगा? पोटेंशियल डिवाइड इन, बोलो कौन सा रेशियो? इनवर्स रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस। वहां रेजिस्टेंस होता है, यहां पे कैपेसिटेंस। फिर यहां पे C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, ये उसके जैसे ही है बिल्कुल एज इट इज। किसके जैसा? जो वहां हम पढ़ते हैं। अच्छा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में वहां भी पोटेंशियल सेम होता था, यहां भी पोटेंशियल क्या रहेगा? सेम रहेगा। वहां करंट डिवाइड होती थी, यहां चार्ज डिवाइड होगा। चार्ज डिवाइड होगा कैसे? डिवाइड इन, वहां पे इनवर्स रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस था, यहां पे डायरेक्ट रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस आएगा। डिवाइड इन डायरेक्ट रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस। बस खत्म। अगले पेज पे हेडिंग डाल लेना मैग्नेटिज्म।